नौजवान हिंदुस्तान के इस खास एपिसोड में मैं प्रवीण तिवारी आपका खैर मकदम करता हूं। प्रोफेसर ज़ीशान हमारे साथ बने हुए हैं और बीते हफ्ते हम बातचीत कर रहे थे इनोवेशंस के बारे में, स्टार्टअप्स के बारे में, स्किल डेवलपमेंट के बारे में। कई सवालात हमारे सामने आए थे और जैसा मैंने कहा था कि ये एक ऐसी फील्ड है जिसमें बहुत सारे सवाल आप युवाओं के जहन में भी हो सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आज के इस एपिसोड में आपके जहन में और जो सवाल आ रहे हैं वो आपकी तरफ से रख सकूं। और तालिबे इल्म हमारे साथ मौजूद हैं, वो जो कि अपने स्टार्टअप्स को लेकर सपना देख रहे हैं या स्किल डेवलपमेंट के लिए अलग अलग कोर्सेज के साथ जुड़े हुए हैं, वो किस तरह की चुनौतियाँ अपने सामने पाते हैं, परेशानियाँ अपने सामने पाते हैं, क्या उम्मीदें उनकी हैं, ये उनसे जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले मैं एक बार फिर आपका खैर मकदम करता हूं प्रोफेसर ज़ीशान, और आपसे इस ख़ास एपिसोड में मैं ये ज़रूर जानना चाहूँगा कि जामिया के सारे स्टूडेंट्स मौजूद हैं और हम माइनॉरिटीज़ की बात करते हैं, उनके लिए कई योजनाओं पर भी सरकार ने काम किया। उस्ताद करके एक योजना थी, उसके बारे में भी मैं जानता हूँ। लेकिन जब अब हम उन यंगस्टर्स की बात करते हैं जो कई कोर्सेज में पढ़ाई कर रहे हैं या आगे अपने भविष्य को देखते हैं, माइनॉरिटीज़ में स्टार्टअप्स और एंटरप्रेन्योरशिप को अब आप क्या अगले लेवल पर पाते हैं या इन बदले हालात में कुछ और बदलाव आपने महसूस किया है? देखिए, जहाँ तक माइनॉरिटीज़ की बात करें आप, तो शायद इनोवेशन और स्टार्टअप को लेके कुछ इंस्टीट्यूशंस के अलावा जामिया शायद दिल्ली में होने की वजह से ये अभी सोच इतनी नहीं आ पाई। तो बहुत ज़रूरत है कि किसी तरह से ये सोच माइनॉरिटीज़ में भी पैदा की जाए कि स्किल डेवलपमेंट, इनोवेशन ये ज़रूरी है रोज़गार के लिए, और इनोवेशन ज़रूरी है अपने आप को एक स्टार्टअप लेवल तक ले जाने के लिए, ताकि आप नौकरी की उम्मीद ना करें, आप नौकरी देने लायक बने। ये सोच बहुत ज़रूरी है और इस सोच को बढ़ावा तभी बढ़ावा मिलेगा तब तक कि हमारे जो रिलीजियस लीडर हैं वो इन सब चीज़ों को लेके आगे नहीं आएंगे। बहुत ज़रूरत है, क्योंकि आप जैसा जानते हैं कि शायद हमारे देश में रिलीजियस लीडर्स ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल हैं मुकाबले हम लोगों के या पॉलिटिकल लीडर्स। तो इस सोच को एक शेप या बढ़ावा देने की ज़रूरत है। अब देखें, जामिया तो जैसे आप जानते हैं कि हमारा जो सराउंडिंग्स है वो माइनॉरिटीज़ से घिरा हुआ है, तो हम लोग कोशिश करते हैं किसी तरह से वहाँ से बच्चियों को या जो लेडीज़ हैं जो इस तरह की चीज़ें सोचती हैं उन्हें आगे बढ़ाया जाए। और जैसा कि आपने देखे कि जो हमारे ऑडियंस हैं आज के, वो ज़्यादातर कुछ आज़मगढ़, लखनऊ, कानपुर या जामिया के सराउंडिंग जो एरियाज़ हैं जी, वहाँ से हैं, जो हमारे यहाँ लाइवलीहुड बिजनेस इंक्यूबेशन के कोर्सेज करने आए हैं, ताकि 2-3 महीने वो कोर्स सीख के वो इस लायक हो जाएं रोज़गार, वो अपने घर जाके उस चीज़ से रोज़गार या कुछ बिजनेस शुरू कर दें। ये एक अच्छी सोच है, लेकिन हमें इस सोच को आगे बढ़ाना है। हाँ, हमारी एक सोच इसमें और थी शायद, जिसमें हमें बहुत सपोर्ट नहीं मिला। मदरसा एजुकेशन में अगर स्किल इंडिया को जोड़ दिया जाए तो शायद जो बच्चे मदरसे लेवल पे पढ़ते हैं जी, उनके लिए बहुत परेशानी होती है कि वो पढ़ाई के बाद क्या करें। तो अगर उनके पास इस तरह की कोई स्किल हो तो वो दीनी तालीम की भी काम कर सकते हैं और वहीं पे अपना कोई रोज़गार या कोई छोटा सा बिजनेस शुरू करके अपने लिए लाइवलीहुड पैदा कर सकते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि इस तरह की सोच आए, इस सोच को आगे बढ़ाया जाए। ख़ानदानी पेशा जो होता है वो तो हमारे यहाँ बहुत एक आम चलन है जी, उसमें हम देखते हैं कि बच्चे आ भी जाते हैं, क्योंकि उसमें हम देखते हैं कि लेकिन कहीं ना कहीं एक कसक होती है, वो जो एक क्रिएटिविटी है वो कहीं दबी होती है। हम खुद कुछ करना चाहते थे, वो सोच कहीं दबी रहती है। अगर उसके साथ में स्किल डेवलपमेंट या एंटरप्रेन्योरशिप जुड़ जाए तो आप उसको अगले लेवल पर ले जा सकते हैं। वो कुछ और नहीं है, उसी का
थोड़ा हम कह सकते हैं डिसिप्लिन मैनर में उस बिजनेस को आगे रन करना है, क्योंकि आप उसकी बारीकियों को और मार्केट को बड़े लेवल पर समझ जाते हैं, आप डिजिटाइजेशन को समझ जाते हैं, आप इन्वेस्टमेंट को समझ जाते हैं, आप एंटरप्रेन्योरशिप की दूसरी जितनी भी डेफिनेशंस हैं उनको ज़्यादा अच्छे से समझने लगते हैं। मैं इस एपिसोड में उम्मीद करूंगा आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपने सवाल रखें, क्योंकि ये बहुत अहम एपिसोड सिर्फ आपके लिए नहीं है, बल्कि जो दर्शक आपको देख रहे हैं वो भी आपके ज़रिए उम्मीद करेंगे कि उनके सवाल आपके ज़रिए आ सकें, ख़ास तौर पर माइनॉरिटीज़ के जो हमारे दर्शक होंगे। आपने सवाल पूछें। इनोवेशन, मेरा नाम मारिया है, मैं ओखला से हूँ। मैं LBI से ब्यूटिशियन का कोर्स कर रही हूँ। मेरा सवाल आपसे ये है, इनोवेशन और लाइवलीहुड को बढ़ावा देने के लिए गवर्नमेंट ने कौन कौन से तरीके अपनाए हैं, और हम इनोवेशन कैसे ला सकते हैं इस कोर्स में जो इजीली अवेलेबल हो और डिफरेंट हो बाकी जगह से? उस चीज़ को के लिए आपको थोड़ा सा क्रिएटिव होना पड़ेगा। आप सिर्फ सीखने की बात मत कीजिए, आप सीखने के साथ साथ सोचने की बात कीजिए कि हम इस चीज़ को सीख के इससे मुख्तलिफ कैसे करें, ये सोच पैदा कीजिए अपने अंदर। तो अगर ये सोच आ जाएगी तो अपने आप आपका दिमाग उस डायरेक्शन में चलने लगेगा। और रही बात फंडिंग की, तो आपको अपना रोज़गार करने के लिए गवर्नमेंट बाकायदा लोन प्रोवाइड करती है। अभी मैं MSME के डिप्टी सेक्रेटरी साहब से बात कर रहा था, तो उनका ये कहना था कि हमारे पास लोन अवेलेबल है, बल्कि एप्लीकेशंस नहीं आती। तो जहाँ पर 30% सब्सिडाइज लोन गवर्नमेंट देती है ऐसे बच्चों को अपना रोज़गार, अपना बिजनेस इस्टेब्लिश करने के लिए। तो आप चाहें तो उस लोन के लिए हमारे यहाँ कंसल्टेंट हैं, उनके थ्रू आप अप्लाई कीजिए। एक आपका पूरा स्टार्टअप बनेगा, प्रपोज़ल बनेगा, उस प्रपोज़ल को बाकायदा जमा होगा और बैंक उसे फ़ंड करेगा। तो ये एक तरीक़ा है, और हम ये कोशिश कर रहे हैं कि वो लोन की फैसिलिटी जो हमारे यहाँ लोकल बैंक है वहाँ तक लाएं, ताकि वो बच्चों को लोन वहीं से मिल जाए। अभी मैं चाहूँगा कि उन दर्शकों को भी या उन स्टूडेंट्स को भी आप थोड़ा सा जानकारी दें जिनके पास कोई स्किल तो है, कोई आइडिया तो है, लेकिन कोई फॉर्मल एजुकेशन नहीं है, या वो आपको देखकर या सुनकर सोच रहे हैं कि क्या मैं भी इनोवेशन को कहीं रख सकता हूँ या अपने स्टार्टअप्स के बारे में सोच सकता हूँ। जी, बिल्कुल सही सवाल किया। इस सवाल को लेकर मैं भी कभी कभी परेशान हो जाता हूँ। मेरे पास कई बार मुख्तलिफ़ जगह से फ़ोन आते हैं और वो ये कहते हैं कि साहब मेरे पास ये इनोवेशन का ये प्रोटोटाइप तैयार है, अब आप ये बताइए कि इसे हम कैसे स्टार्टअप शुरू करें। अब हमारी एक परेशानी है कि हम अपने बच्चों को कैसे स्टार्टअप शुरू कराएं, फिर बाहर की परेशानी। तो ये एक बहुत बड़ा मसला है कि एक फंडिंग, स्टार्टअप फंडिंग इज़ अ सीरियस इशू। इसमें जब तक के इंस्टीट्यूशंस आगे नहीं आएंगे। अब सेंटर फॉर इनोवेशन इज़ वन ऑफ द डिपार्टमेंट्स ऑफ द यूनिवर्सिटी, और शायद इस प्रोग्राम के ज़रिए गवर्नमेंट तक कोई बात पहुँचे कि किसी तरह से सेंटर फॉर इनोवेशंस को आगे बढ़ाया जाए, जिससे कि जो बच्चे हैं उन बच्चों को रियल बिजनेस की तरफ ले जाया जाए। और वो बच्चे अगर आगे बढ़ते हैं कि हमारी यूनिवर्सिटी के लोग, हमारी यूनिवर्सिटी के बच्चे अच्छा बिजनेस करते हैं, कंपनीज़ बनाते हैं, तो जाहिर है हमारी यूनिवर्सिटी के बच्चों को नौकरी देंगे वो। तो शायद हमें ये जो हम प्लेसमेंट के लिए मुख्तलिफ़ कंपनीज़ को बुलाते हैं कि साहब आइए और बच्चों को प्लेस कर लीजिए, तो ये लोग ऐसे होंगे जो शायद खुद आएंगे बिना बुलाए कि साहब हमें सर इतने बच्चे आप दे दीजिए जी। तो एक पूरा चैन बन सकता है, लेकिन इसमें इंस्टीट्यूशंस को आगे आना होगा, गवर्नमेंट को इनकरेज करना होगा, तो तब ये सब चीज़ें पॉसिबल होंगी। कुछ और सवाल आप लोग अपने पूछें। जी सर, मेरा नाम जर्रीन है, मैं हाउस वाइफ हूँ। मैं यहाँ जामिया से ब्यूटिशियन का कोर्स कर रही हूँ LBI से। मेरा सवाल है कि क्या मैं अपना बिज़नेस स्टार्ट करूँ तो गवर्नमेंट मेरी कितनी हेल्प कर सकती है फाइनेंशियली? जैसे अभी हमने इन्हें जवाब दिया है कि अगर आप अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए एक पूरा प्रपोज़ल आप जो आपको पढ़ाते हैं टीचर, एंटरप्रेन्योरशिप का सब्जेक्ट, तो इसमें यहाँ पर मैं ये बताऊँगा, इन बच्चों को सिर्फ हम ट्रेनिंग नहीं करवाते जी, इन बच्चों को हम थियोरेटिकल भी बताते हैं कि एंटरप्रेन्योरशिप क्या चीज़ है। इन बच्चों को हम अकाउंट्स भी सिखाते हैं, कैसे बैलेंस शीट मेंटेन करनी है। और एक हमारे टीचर इनके साथ होते हैं, बच्चों के साथ हर दिन
1.5 से 2 घंटे इनकी काउंसलिंग करते हैं और पढ़ाते हैं, और वो बताते हैं कि बच्चों को कि किस तरह से आप अपने बिजनेस के लिए प्रपोज़ल बनाएं जी। उस प्रपोज़ल को किस तरह से आप स्टार्टअप की फॉर्म में लाएं। तो आप अपने टीचर के साथ प्रपोज़ल बनाइए, उसे स्टार्टअप के फॉर्म में लाइए, उसे जो है वो हम अप्लाई करेंगे फंडिंग के लिए, ठीक है। देन यू विल गेट अ फंडिंग, उस फंड से आप अपना कारोबार शुरू कर सकते हैं। देखिए, दो चीज़ें होती हैं, एक तो है सपना। मैं अभी अगर आप लोगों से पूछूं कौन कौन एंटरप्रेन्योर बनना चाहता है, अपना बिजनेस डेवलप करना चाहता है, औरों को रोज़गार देना चाहता है, तो मुझे नहीं लगता है कोई भी इस बात से इनकार करेगा। हम सब ये चाहते हैं, लेकिन उसके लिए कितना अच्छा रोड मैप हम बना पाते हैं, कितनी अच्छी कागजी तौर पर हम चीज़ों को लिख पाते हैं जो जचे उन लोगों को जिन्हें उसमें फ़ायदा दिखाई देता है, जिनके पास पैसा है, जो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। तो डेफिनेटली जितनी शिद्दत से आप तलाश कर रहे हैं ऐसे लोगों की, ठीक उसी तरह से वो भी ऐसे इनोवेशंस की तलाश कर रहे हैं अपने पैसे को लेकर, वो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। और ये मैं पूरी जिम्मेदारी से इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं हाल के दिनों में कई इनोवेटर्स से मिला हूँ, कई स्टार्टअप से मिला हूँ, और मुझे लगता है कि वो स्टार्टअप्स या इनोवेटर्स जो फंडिंग एजेंसीज को ढूंढ रहे हैं, उनसे ज़्यादा फंडिंग एजेंसीज स्टार्टअप्स और अच्छे इनोवेटर्स को ढूंढ रही हैं। तो आप जब कोई भी चीज़ सीख रहे हैं तो उसके साथ साथ में कोशिश करिए कि आप उसके बिजनेस एस्पेक्ट, जैसा डॉक्टर ज़ीशान बता रहे हैं कि उसके बिजनेस प्लान को आप कितने अच्छे से बनाते हैं, रोड मैप को कितने अच्छे से बनाते हैं, आपके दूसरे एस्पेक्ट्स को समझते हैं कि नहीं आप अपनी स्किल और इनोवेशन के अलावा, वो भी बहुत अहम रहने वाला है। तो मुझे उम्मीद है कि आप जितने बच्चे यहाँ पर मौजूद हैं उन सबको तो फ़ायदा होगा ही होगा। जो बच्चे हमें इस वक्त टेलीविज़न के ज़रिए देख रहे हैं, इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, उन्हें भी कई जानकारियाँ इस पर मिल पाएंगी। मैं चाहूँगा फटाफट अब आप लोग अपने कुछ सवाल लेते जाएँ, हम कार्यक्रम के आखिरी दौर में जा रहे हैं। सर, जैसा भी आपने बताया कि ट्रेडिशनल एजुकेशन से हटकर अब जो लोग बीए या बीकॉम में हैं या साइंसेज में हैं, अगर वो डिज़ाइन थिंकिंग की तरफ जाएंगे, उसके लिए आपके पास सेंटर ऑफ इनोवेशन में कोई कोर्स अवेलेबल है अभी? देखिए, ऐसा है, हमने पिछली साल 1 साल का एक कोर्स शुरू किया है, दैट इज़ पीजी डिप्लोमा इन इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप एंड डिज़ाइन थिंकिंग। उस कोर्स का मकसद ही ये है कि हम एक नॉर्मल बीए या बीएससी, हमने कोई उसमें क्राइटेरिया नहीं डाला है, कोई भी बच्चा उस कोर्स में दाखिला ले सकता है। हमारी जो एंट्रेंस की पॉलिसी है यूनिवर्सिटी की, उसके तहत उस बच्चे को हम पूरा स्टार्टअप के लिए तैयार करते हैं। शुरू के पहले सेमेस्टर में हम उन्हें जितने भी थियोरेटिकल नॉलेज है, राइट फ्रॉम द मैनेजमेंट स्किल्स टू डिज़ाइन थिंकिंग, क्योंकि आइडिया जनरेशन और आइडिया डिज़ाइन दोनों मुख्तलिफ चीज़ें हैं। आइडिया तो जनरेशन कर लिया आपने, बट आप डिज़ाइन कैसे करेंगे आइडिया को, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इनोवेशन। तो उसमें हम डिज़ाइन थिंकिंग, इस तरह के उन्हें थियोरेटिकल पेपर पढ़ाते हैं। उसके साथ साथ फिर हम सेकेंड सेमेस्टर में उन्हें हम लाते हैं प्रोटोटाइप पे, और उसके साथ उनका एक स्टार्टअप का भी ओरिएंटेशन कराते हैं। स्टार्टअप इकोसिस्टम कैसे बिल्ड करते हैं, उनके सेमिनार्स और उसके बाद प्रेजेंटेशंस, ये सब हम सेकेंड सेमेस्टर में करवाते हैं। एक जो आप लोगों के जहन में भी ये बात आती होगी कि जब हम एंटरप्रेन्योरशिप की बात करते हैं तो हम एकेडमिक्स की बात नहीं कर रहे हैं, ये एक बड़ा कन्फ्यूजन है। ऐसा नहीं है। एंटरप्रेन्योरशिप या स्किल डेवलपमेंट या फिर आप अपने स्टार्टअप के लिए जाना चाहते हैं तो वहाँ भी अच्छे एकेडमिक्स की बहुत ज़रूरत होती है। यानी पढ़ाई लिखाई नहीं कर रहे हैं आप, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उसका एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट होता है जो थ्योरेटिकल एस्पेक्ट की, जिसके बारे में प्रोफेसर साहब ने लगातार बात कही है, या फिर और भी बिजनेस के दूसरे एस्पेक्ट हैं, उनको भी समझना बहुत ज़रूरी। मैं चाहूँगा ज़रा दर्शकों को ये भी बताएं, ख़ासतौर पर जो अभी इस वक्त शो के ज़रिए आपको देख रहे हैं, कि एंटरप्रेन्योरशिप या स्किल डेवलपमेंट में हम ये सोचते हैं कि कुछ बेसिक एजुकेशन की या जो कन्वेंशनल ट्रेडिशनल एजुकेशन की ज़रूरत है, वो उसकी ज़रूरत नहीं है। कितना आपको लगता है कि इस तरह की तालीम भी ज़रूरी है जब आप एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में सोच रहे हैं? देखिए, बेसिक एजुकेशन तो हर लिहाज से ज़रूरी है, और अगर आप कोई भी एक अच्छा एंटरप्रेन्योर बनना चाहता है तो इतना तो हो कि वो सही और गलत समझने की सलाहियत रखता हो। डिसीजन मेकिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन बिजनेस, एक बहुत जनरल चीज़ है। और तालीम, बेसिक एजुकेशन इतनी हो कि वो उस सलाहियत या वो फैसला लेने में अहम हो।
वो कॉम्पिटेंट हो कि वो फैसला ले सके। और जहाँ तक एजुकेशन और एंटरप्रेन्योरशिप, ये बिल्कुल अलग अलग नहीं है, ये दोनों मिली हुई चीज़ें हैं। आपको एजुकेशन को किस तरह से मोड़ना है एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ, वो इम्पॉर्टेंट है। और वो किस स्टेज पे मोड़ना है, वो आप स्कूल लेवल पे भी मोड़ सकते हैं, वो यूनिवर्सिटी लेवल पे भी लाके मोड़ सकते हैं। बात ये कि ये बच्चे तो हमें दिखते हैं और इनमें कई अपनी बात को कह भी पाते हैं, कई नहीं कह पाते हैं, लेकिन ऐसे बहुत से बच्चे हैं जो शायद आपसे डायरेक्टली नहीं एसोसिएटेड है, लेकिन वो अपनी बात को कहना चाहते हैं। क्या आपको लगता है कि ऐसा मंच उन्हें जामिया जैसे, क्योंकि इतना काम यहाँ पर किया जा रहा है, इस जगह पर इतने एक्सपर्ट्स मौजूद हैं, मेंटर्स मौजूद हैं, क्या उन लोगों को भी इसका फ़ायदा मिलना चाहिए? ऐसी कोई स्कीम्स के बारे में आप सोच रहे हैं आने वाले समय में? देखिए, इस चीज़ की जो आप एक प्लेटफॉर्म ऐसा जिससे कॉमन मैन के जो कंसर्न हैं, या जो बच्चे ऐसे हैं जो रिमोट एरियाज़ में हैं, जो हम तक नहीं पहुंच सकते, उनके कंसर्न्स को एड्रेस करना ये बहुत ज़रूरी है। और प्लेटफॉर्म के लिए असल बात वही है जी कि जब तक कि कोई ऐसा प्रोग्राम लॉन्च नहीं होगा नेशनल लेवल पे, कि जहाँ कुछ एजुकेशनल सेंटर्स को हब बनाया जाए और वो हब उन बच्चों को एक एरिया डिवाइड करें कि इस एरिया में जाके आज इन बच्चों की काउंसलिंग होगी। जैसे कि अभी हमने डिज़ाइन इनोवेशन सेंटर के लिए MHRD में एक प्रपोज़ल जमा किया, तो उसमें जो हमने प्रपोज़ल में डाला कि उसमें हमने ये डाला कि जो विलेजेस हैं, जो आजकल का बर्निंग इशू है किसानों का, फसलों का बर्बाद होना, सही पैसा ना मिलना, तो उसमें हमने ये डाला कि हम एक पूरा वैन बनाएंगे जिसमें टीवी स्क्रीन्स होंगे, एक्सपर्ट्स होंगे, वीडियोस चलेंगे, कुछ गाँव को सेलेक्ट करेंगे। वहाँ पर पहला काम तो ये होगा कि उन बच्चों को स्किल की तरफ मोटिवेट करें जी। दूसरा काम ये होगा कि किसानों को सही इन्फॉर्मेशन, उसमें हमने एक बहुत अच्छा कंसेप्ट दिया है किसान चौक का, कि हम यूनिवर्सिटी के बच्चों को लगा के एक कंसेप्ट वो लाएं कि ये जो मंडी है, बेसिकली आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि किसानों को सही फसल के पैसे न मिलने की वजह से ये जो हमने बड़े बड़े आड़ती और मंडी वाले खोल रखे हैं, बिचौलिए जो हैं, ये ज़्यादा कमीशनिंग की वजह से प्रॉब्लम है। तो ये था कि एक कुछ पर्टिकुलर गांव को एक किसान चौक से लिंक कर दिया जाए और वही किसान एक स्पेस प्रोवाइड किया जाए, उस स्पेस में आके अपना सामान बेचें और हमारे बच्चे मोबाइल ऐप के ज़रिए 100 या 200 शॉपकीपर से लिंक रहें। तो हर शॉपकीपर एक दिन पहले अपनी डिमांड इंटर कर दे और वो डिमांड जो किसानों के साथ हमारा रिप्रेजेंटेटिव है वो उनसे कोऑर्डिनेट करके वो डिमांड दे दे। तो एक सलूशन हमने प्रपोज़ किया। तो देखिए, उम्मीद है कुछ मिनिस्ट्री अगर प्रपोज़ल फंड कर देती है तो हम इस तरह की चीज़ें करने की सोच रहे हैं। देखिए, इंडिया में सबसे बड़ी खूबसूरत बात यह है इनोवेशन को लेकर कि इनोवेशन का मूल होता है प्रॉब्लम्स, आपको सॉल्यूशन। और हम तो जब भी जाते हैं तो हम लोग प्रॉब्लम्स की बात करते हैं, हमारे यहाँ ये प्रॉब्लम है, हमारे यहाँ ट्रैफिक की प्रॉब्लम है, हमारे यहाँ किसानों की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन और आसान सॉल्यूशन जो ज़िंदगी को आसान बनाए वो इनोवेशन है। सो इनोवेशन उतना डिफ़िकल्ट भी नहीं है, मतलब जो दर्शक सुन रहे हैं वो भी, आप लोग भी हैं, आप अपने अपने काम में अपनी अपनी फील्ड में कैसे और चीज़ों को आसान कर सकते हैं या जो ट्रेडिशनल तरीके चले आ रहे हैं उनसे हटकर क्या नई चीज़ कर सकते हैं या और आसानी से कैसे कर सकते हैं, ख़ास तौर पर इस डिजिटल वर्ल्ड में आप कैसे और लोगों की ज़िंदगी को आसान बना सकते हैं। मैंने देखा बैंकिंग को लेकर या आपने किसानों की जो बात की, इसको लेकर कुछ बच्चे बहुत अच्छा प्रयास कर भी रहे हैं, या ट्रैफिक सोल्यूशंस को लेकर भी बहुत बड़े लेवल पर काम किया जा रहा है, वेस्ट मैनेजमेंट को लेकर बहुत बड़े लेवल पर काम, क्योंकि ये कुछ ऐसी चुनौतियां हैं जो बहुत एविडेंट हैं, हमारे एकदम सामने दिखाई पड़ती हैं। तो आप भी अपनी अपनी फील्ड्स में अगर और आसान करने के लिहाज से कोई नई चीज़ रख पाते हैं तो वो आपका इनोवेशन होगा। और मुझे लगता है कि सेंटर और ऐसे कई लोग आपका इंतज़ार कर रहे हैं फिर अगर आपके पास इनोवेटिव आइडिया है तो। कुछ और सवाल अगर आप लेना चाहें अपने तो। मैं दिल्ली से ही हूँ, मेरा नाम खालिद है और मैं
डायरेक्टर साहब से ये पूछना चाह रहा था कि हिंदुस्तान की ज़्यादातर जनसंख्या जो है गांव में रहती है, तो शहरों में तो इनोवेशन के बारे में लोगों को ज़्यादा आइडिया होता है, लेकिन गांव के जो बच्चे हैं वो इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप में कैसे आगे आएँ, ख़ास करके जैसा कि आपने कहा कि डिजिटल मीडिया का ज़माना है, तो क्या वो डिजिटल प्लेटफॉर्म को यूटिलाइज करके रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं, जैसे फेसबुक है, यूट्यूब है? जब तक कि एक प्लेटफॉर्म ऐसा नहीं हो जिस प्लेटफॉर्म के ज़रिए हम गांव तक पहुँचें और या हमारे एक्सपर्ट्स गांव तक जाएं, उन बच्चों को वहाँ मोटिवेट करें, तब तक इस प्रॉब्लम का सलूशन मुश्किल है। और जिस तरह से प्रोग्राम्स आ रहे हैं, स्कीम्स नई नई आ रही हैं, तो उम्मीद है कि एक आध साल में हमारी सरकार इस डायरेक्शन में भी कुछ सोचे। अब मेरा एक अहम सवाल आखिरी दौर में कि जामिया बड़ा अच्छा काम कर रहा है, ऐसी चीज़ें हम IIT IIM के बारे में भी सुना करते थे, तो ये जो कोशिशें हैं ये बहुत रिस्ट्रिक्टेड हैं कुछ एक पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट्स तक या आप लोगों के प्रयासों तक, जहां आप लोगों को भी चुनौतियां झेलनी पड़ रही हैं। ये कैसे बढ़ेगा आने वाला समय? आप इनोवेशन और स्टार्टअप्स के लिहाज से कैसे देखते हैं? कितना उत्साह अभी बढ़ा है कि हाँ हम कर सकते हैं इसको? देखिए, ये चीज़ें बढ़ेंगी हमारी सरकार की तरफ से। बेसिकली एक शायद ये सोच है कि IIT IIM सब कुछ कर सकता है, बाकी कोई कुछ नहीं कर सकता। हमारे ही दोस्त, हमारे ही साथी IIT में भी काम करते हैं, IIM में भी काम करते हैं, और हम लोग सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में भी काम करते हैं। तो एक तो फंडिंग की पॉलिसी यूनिफॉर्म हो। जाहिर है IITs में फैसिलिटीज़ ज़्यादा हैं, पैसा ज़्यादा है, लोग आउटपुट ज़्यादा देते हैं जी। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में फंडिंग कम है। जब फंडिंग कम है तो जाहिर है आउटपुट भी IIT के मुकाबले कम आएगा। तो जब तक कि एक यूनिफॉर्म फंडिंग नहीं होगी जी, कि आप हर स्टेट से 5 या 6 इंस्टीट्यूट उठाइए, और जो परफॉर्मिंग इंस्टीट्यूट हों, गवर्नमेंट आजकल तो सब रैंकिंग वगैरह गवर्नमेंट ने अच्छा मैकेनिज्म लाया कि रैंकिंग भी हो रही है इंस्टीट्यूट्स की, टीचर्स की भी, प्रोफेसर्स की भी, सारा बायोडाटा हर यूनिवर्सिटी की साइट पे है। तो उस हिसाब से चीज़ों को अरेंज किया जाए। तो ज़रूरी है कि हर स्टेट में इस तरह 2-4 हब्स क्रिएट हों। हम इंडिविजुअल इनोवेशंस की तो बात कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है ओवरऑल हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है उसको भी इनोवेट करने की ज़रूरत है, उसमें भी कुछ इनोवेशंस लाने की ज़रूरत है। और मुझे लगता है कि इस ओर अच्छा खासा प्रयास भी हो रहा है। ये कोशिशें ज़रूर मुझे लगता है कि कुछ रंग लाएंगी, और हम आने वाले समय में बेहतर एंटरप्रेन्योर्स और बेहतर स्किल डेवलपमेंट के कोर्सेज और साथ ही साथ कई स्टार्टअप्स को देख पाएंगे। एक आखिरी सवाल आपसे चलते चलते, स्टार्टअप्स को लेकर एक दौड़ सी लगी हुई है, ज़्यादातर बच्चे एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, ये टर्म्स आजकल बहुत कॉइन की जा रही हैं, बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गई हैं। ऐसे बच्चों को आप क्या सलाह देना चाहते हैं? बेसिक्स की शुरुआत कैसे करें? सिर्फ सपने देखने से बात नहीं बनती, उस दिशा में तैयारी भी करनी पड़ती है। देखिए, आपने बहुत अच्छा सवाल किया कि स्टार्टअप को लेकर दौड़ लगी हुई। शायद ये हमारा जो सिस्टम है इसमें जो प्रॉब्लम है कि कोई भी गवर्नमेंट स्कीम होती है, इसमें हम प्राइवेट एजेंसीज को इन्वॉल्व कर लेते हैं। अब प्राइवेट एजेंसीज का काम क्या है कि दे वांट अ सर्टेन नंबर ऑफ स्टार्टअप, और उन्हें इन्वेस्टर से मिला के अपना मुनाफा कमा लें। तो जितने ज़्यादा स्टार्टअप होंगे उतना उनका मुनाफा बढ़ेगा। फिर इस सवाल का जवाब मेरे पिछले वाले सवाल में होगा, पिछले वाले जवाब में, कि जब तक कि हम यूनिवर्सिटीज़ में हब क्रिएट नहीं करेंगे, स्टार्टअप कौन सा सही कौन सा गलत, ये सलाहियत तो एक्सपर्ट्स में होगी ना, प्राइवेट कंपनी वालों में तो नहीं होगी, बिकॉज दे विल लुक आफ्टर, दे विल टेक केयर ऑफ देयर बिजनेस। कि कितना कमीशन आएगा, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देम, रादर दैट स्टार्टअप इज गोइंग टू वर्क और नॉट, दे हार्डली केयर। तो ये हम लोग की जिम्मेदारी होगी, हम लोगों की यूनिवर्सिटी में, कि हम उसी स्टार्टअप को प्रमोट करें जो चल जाए या जिसका मार्केट में ट्रेंड हो।
तो इसका फैसला तो एक्सपर्ट्स ही करेंगे। तो जब तक ये जिम्मेदारी इंस्टीट्यूशन पे नहीं आएगी या इस तरह के इनोवेशन सेंटर्स पे नहीं आएगी, जब तक ये होड़ चलती रहेगी। अभी अगर मैं जितनी भी बातचीत हम लोगों ने की है उसको वाइंड अप करूं, उसको सम अप करूं, तो मुझे लगता है पहला इशू ये आ रहा है कि सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ को फंडिंग और बेहतर की जानी चाहिए। जिस तरह से आईआईटीज़ को या आईआईएम्स को फंडिंग की जाती है तो और बेहतर आउटपुट आ सकते हैं। जो सवालों में एक बात निकल कर आई, गाँव तक पहुँचना ज़रूरी है। इन स्टार्टअप्स को या एंटरप्रेन्योरशिप को सिर्फ हम शहरों तक या सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ तक सीमित ना रखें, बल्कि आपने तो कहा मदरसों तक अगर धर्मगुरु इसको और आगे तक बढ़ाते हैं तो और ज़्यादा अच्छा होगा। हम देखेंगे कि एंटरप्रेन्योरशिप में युवाओं में और उत्साह बनेगा। हमने ये भी देखा कि जो स्किल डेवलप कर रहे हैं, चाहे वो टेलरिंग में हो, चाहे ब्यूटिशियन का कोर्स हो, वो लोग भी चाहते हैं कि न सिर्फ रोज़गार मिले बल्कि उस रोज़गार को वो आगे ले जाकर डिजिटल मीडिया से जोड़ें और अपनी एंटरप्रेन्योरशिप को भी खड़ा करें। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कितनी संभावनाएं हैं। और जैसा हमने बातचीत के दौरान ये भी कहा कि जहाँ चुनौतियाँ हैं वहाँ ज़्यादा संभावनाएं हैं, क्योंकि वहाँ पर सॉल्यूशंस ढूंढने के लिए आपको ज़्यादा दिमाग दौड़ाना होगा और तभी इनोवेशन निकल कर आएंगे। लेकिन सिर्फ इनोवेशन कहते रहने से, स्टार्टअप रजिस्टर करा लेने से बात नहीं बनेगी, उसके बेसिक्स को समझना होगा। इस दिशा में जामिया का जो सेंटर है वो बहुत अच्छा काम कर रहा है। मैं उम्मीद करता हूँ देश के दूसरे सेंटर्स भी इसी तरह से काम करेंगे। डॉक्टर ज़ीशान, आप लगातार हमारे साथ बने रहे, आपसे काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। मैं आप लोगों का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं और एक बार फिर आप लोगों के लिए तालियां आप ही की तरफ से। बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग आने वाले समय में अच्छा काम करेंगे और एक आइडियल के तौर पर अपने आप को सामने रखेंगे कि आप किस तरह से अपने स्टार्टअप्स को, अपनी एंटरप्रेन्योरशिप को शुरू कर पाए। तो नौजवान हिंदुस्तान के आज के एपिसोड में फ़िलहाल इतना ही। अगले हफ्ते एक नए सब्जेक्ट के साथ हम आपके सामने फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।